मिथिला डॉक्स, सच, रहस्य और कहानियां बांग्डी मैथिली में। जरा सोचिए, एक अंडरग्राउंड रैपर जिसके गाने सिस्टम के खिलाफ हैं, और फिर सोचिए कि वही रैपर जो एक सिविल इंजीनियर भी है, देश की पूरी सियासत को हिलाकर रख दे। जी हां, ये कहानी है बालेन शाह की, एक ऐसी क्रांति की जिसने नेपाल के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को घुटनों पर ला दिया। तो बालेन शाह के इस पूरे सफर को अगर समझना है तो उनकी एक बात को पकड़ना होगा। वो अपने गानों में अक्सर कहते थे, क्रांति एक चेतना है। और ये सिर्फ कोई गाने की लाइन नहीं थी, नहीं, ये उनकी पूरी सोच थी। उनका हर एक्शन इसी के इर्द गिर्द घूमता था। उन्हें पता था कि अगर सिस्टम को साफ करना है तो उसमें उतरना ही पड़ेगा। तो ये क्रांति शुरू कहाँ से हुई? स्टेज से, म्यूजिक से। 2012 में उनका एक गाना आया, सड़क बालक। वायरल रैप बैटल्स ने उन्हें युवाओं का, मतलब जेनजी का आइकॉन बना दिया। पर यह समझना जरूरी है कि उनके शब्द सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं थे। वो सीधा सीधा भ्रष्टाचार पर हमला कर रहे थे, आम आदमी का दर्द बयां कर रहे थे। लेकिन बालेन सिर्फ एक आर्टिस्ट ही नहीं थे, ये भी एक बड़ा ट्विस्ट है। उनके पास सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री थी, और सिर्फ डिग्री नहीं, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर्स भी किया था। इसी वजह से वो सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में गाते नहीं थे, बल्कि उन्हें सॉल्व करने का एक प्रैक्टिकल नजरिया भी रखते थे। और यहीं पर आप देखिए, दो दुनियाएं मिल गईं। एक तरफ रैपर का जुनून और दूसरी तरफ एक इंजीनियर का दिमाग। और इसी कॉम्बिनेशन ने जन्म दिया एक ऐसे पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरी को जिसकी कहानी आज हम समझने वाले हैं। तो सवाल यह है कि यह सब शुरू कैसे हुआ? इसकी जड़ें हैं 2022 में। देखिए, उस वक्त नेपाल की जनता दशकों पुरानी पार्टियों और उनके नेताओं से सच कहें तो बिल्कुल तंग आ चुकी थी। और इसी माहौल में बालेन ने काठमांडू के मेयर पद के लिए एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर एंट्री मारी। और ये एक सीधी चुनौती थी पूरे पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए, ये उनके सफर को कितनी अच्छी तरह से दिखाती है। सिर्फ 10 साल के अंदर सोचिए, एक सड़क के रैपर से देश के सबसे पावरफुल पद तक पहुंचना कमाल है। शुरू में तो बड़े बड़े नेताओं ने उन्हें हल्के में लिया, सोचा ये रैपर क्या कर लेगा। लेकिन जब नतीजे आए तो सबके होश उड़ गए। बालेन ने 38% वोट हासिल किए, और वो भी बिना किसी पार्टी के सपोर्ट के। उन्होंने ये साफ कर दिया कि जनता अब बदलाव चाहती है, फुल स्टॉप। और मेयर बनते ही बालेन ने अपना एक्शन मोड ऑन कर दिया। उन्होंने सिर्फ ऑफिस में बैठकर काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो जैसे एक जंग छेड़ दी स्टेटस को के खिलाफ। और इसकी शुरुआत हुई अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाकर। उनका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। मतलब आप देखिए, जहां पुरानी व्यवस्था करप्शन और ढीले ढालेपन में डूबी थी, वहीं बालेन का फॉर्मूला था फॉरेन एक्शन, सब कुछ पब्लिक के सामने, और नियम मतलब नियम, सबके लिए बराबर, कोई वीआईपी कल्चर नहीं। और उनके इस एक्शन मोड का सबसे बड़ा उदाहरण, उनका सबसे हिम्मत वाला कदम, उन्होंने एक मॉल पर ही बुलडोजर चलवा दिया। क्यों? क्योंकि उसके नीचे दशकों से एक ऐतिहासिक टुकुचा नदी दबी हुई थी। ये सिर्फ एक नदी को आजाद कराना नहीं था, ये लैंड माफिया और करप्ट सिस्टम के मुंह पर एक तमाचा था। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बालेन की ये जो टक्कर थी, वो तो बस एक चिंगारी थी। असली आग तो नेपाल के युवाओं ने लगाई। जब बालेन ने सरकार को चैलेंज किया तो उन्होंने अनजाने में ही एक पूरे देश में एक विद्रोह की आग भड़का दी। सरकार ने सोचा कि आवाज को दबा देंगे, लेकिन ये दांव उल्टा पड़ गया। नेशनल सिक्योरिटी का बहाना बनाकर सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया। बस फिर क्या था? देश भर के युवा सड़कों पर उतर आए, और जब पुलिस ने शांति से प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स पर गोलियां चला दी, तब तो सरकार का गिरना तय हो गया था। कुछ ही दिनों में सरकार खत्म। लेकिन इस क्रांति की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। सिर्फ 2 दिन की हिंसा में 76 लोगों की जान चली गई, और सड़कों पर बहे इसी खून ने पूरे देश को पुरानी सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक कर दिया। हालात कितने बिगड़ चुके थे, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि सेंट्रल जेल से 3,500 से ज्यादा कैदी भाग गए। ये उस अराजकता, उस केओस का सिंबल था जिसने पुरानी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंका। तो सरकार तो गिर गई, अब एक पावर वैक्यूम बन गया था। इस माहौल में जो यूथ मूवमेंट था, उसने सारे पुराने नेताओं को रिजेक्ट कर दिया। उन्हें एक ऐसा लीडर चाहिए था जिस पर वो भरोसा कर सकें, और सबकी नजरें सिर्फ एक ही इंसान पर थीं, बालेन शाह। और फिर बालेन ने एक बहुत बड़ा दांव खेला। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को
उनके ही घर में, उनके ही गढ़ में चैलेंज कर दिया। और नतीजा चौंकाने वाला था। उन्होंने ओली को लगभग 50,000 वोटों के रिकॉर्ड मार्जिन से हराया। इस जबरदस्त जीत के बाद बालेन शाह अब सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं थे, लोगों के लिए वो नायक बन गए थे, एक रियल लाइफ हीरो जो उनके लिए लड़ने आया था। 27 मार्च 2026, महज 35 साल की उम्र में बालेन शाह नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए और उन्होंने एक दिन भी बर्बाद नहीं किया। सत्ता में आते ही अपनी पहली ही कैबिनेट मीटिंग में एक 100 पॉइंट एजेंडा पास कर दिया। उन्होंने आते ही एक बहुत साफ मैसेज दिया, अब जवाबदेही तय होगी। शपथ लेने के ठीक अगले दिन पूर्व प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया। संदेश बिल्कुल लाउड एंड क्लियर था, कानून से ऊपर कोई नहीं है। और फिर उन्होंने एक एक करके पुरानी व्यवस्था की जड़ों पर हमला करना शुरू किया। स्कूलों कॉलेजों में पॉलिटिकल स्टूडेंट यूनियनों पर बैन लगाया, जो अक्सर हिंसा और राजनीति के अड्डे बन जाते थे। सभी अस्पतालों में 10% बेड गरीबों के लिए फ्री करवाए, ताकि आम इंसान को इलाज मिल सके। और करप्शन की जड़ तक पहुंचने के लिए 1991 से लेकर अब तक के सभी नेताओं की प्रॉपर्टी की जांच का आदेश दे दिया। ये सिर्फ कुछ बदलाव नहीं थे, ये एक नई शुरुआत थी। तो एक सिविल इंजीनियर और अंडरग्राउंड रैपर ने पॉलिटिक्स के सारे नियम बदल कर रख दिए हैं। बालेन शाह ने यह दिखा दिया है कि अगर नीयत साफ हो तो एक अकेला इंसान भी पूरे सिस्टम को साफ कर सकता है। उनकी कहानी ने दुनिया को युवा शक्ति की असली ताकत का एहसास कराया है। तो अब सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ नेपाल की कहानी है या फिर ये दुनिया भर में एक नई यूथ लेड क्रांति का ब्लूप्रिंट है?